नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 69 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में आए 70,000 से भी ज्यादा नए मामले। वहीं अब तक 59 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर, जबकि पिछले 24 घंटे में 78,000 से भी ज्यादा लोग हुए हैं कोरोना से रिकवर। अब तक 1,06,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। वहीं पिछले 24 घंटे में 900 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से डेथ। देश में कम हो रहा है कोरोना का खतरा। लगातार 8 दिन से कम आ रहे हैं केस। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगातार 8 दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 9 लाख के पास रह गई है। इनमें से भी 77% मामले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल समेत 10 राज्यों में रह गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि लगभग 85% लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। वहीं लालू प्रसाद ने दी सबसे पहले श्रद्धांजलि। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। साथ ही आपको बताते चले कि रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। इसके अलावा आपको बताते चले कि रामविलास पासवान के नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से अपने निकटतम प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोटों से हराने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित है। टीवी रेटिंग के हेरफेर को लेकर रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों के खिलाफ जांच कर रही है मुंबई पुलिस। बताते चले कि मुंबई पुलिस ने कहा है कि टीवी रेटिंग के हेरफेर को लेकर रिपब्लिक टीवी सहित 3 चैनलों की जांच की जा रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह जानकारी दी। इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से एक रेटिंग को आंकने के लिए पीपल मीटर लगाने वाले एक एजेंसी का पूर्व कर्मचारी भी है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों जो न्यूज चैनल में सर्वोच्च टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का दावा कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही समन भेजा जाएगा। हाथरस रेप केस में आरोपी ने जेल से लिखी कथित चिट्ठी हुई वायरल। बताते चले कि मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को पत्र लिखकर कहा है कि उसे झूठे केस में मृतिका के परिजनों ने ही फंसाया है। पत्र में उसने लिखा है कि उसकी दोस्ती मृतिका से थी और यह बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। इतना ही नहीं, 14 सितंबर के दिन वह मृतिका से खेत में मिला था और उस वक्त उसके भाई और माँ भी थी, लेकिन मृतिका ने मुझे तुरंत वहां से भेज दिया। इसके बाद माँ और भाई ने उसकी पिटाई की। संदीप ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। इसके साथ उसने लिखा है कि मृतिका से मुलाकात करता था और फोन पर बात भी करता था। संदीप ने इसे ऑनर किलिंग के नाम पर हत्या बताई है। साथ ही अपने लिए न्याय की गुहार भी लगाई है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी मृतिका के भाई की कॉल डिटेल से पता चला है कि अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच आरोपी संदीप के फोन पर करीब 104 बार बात हुई। इतना ही नहीं, ज्यादातर कॉल आधी रात के बाद किए गए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तबलीगी जमात की छवि को खराब करने से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए ठोस हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एस के बोबड़े ने कहा है कि
बोलने की आजादी का हाल के दिनों में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जूनियर अधिकारी के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। वहीं कोर्ट ने इल्जाम लगाया है कि मीडिया का एक तबका कोविड-19 महामारी की शुरुआत में तबलीगी जमात के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैला रहा था। वहीं नए हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभाग के सचिव नया हलफनामा लिखे जिसमें कोई अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई करेगी। ममता सरकार और बीजेपी के बीच न बनना चलो आंदोलन को लेकर घमासान। बताते चले कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को भाजपा का न बनना चलो आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलानी पड़ी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ता शांति से मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर पथराव किया गया। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर खराब होती न्याय व्यवस्था के खिलाफ कोलकाता और हावड़ा से भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नवन्ना तक मार्च निकालना चाहते थे। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि ममता सरकार में उनके साथी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कोलकाता की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ममता जी लाठी के दम पर पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रसार को नहीं रोक सकती। इस घटना में कम से कम 1500 भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। भारतीय वायुसेना ने पूरे किए 88 वर्ष। वायुसेना प्रमुख बोले वायुसेना बदलाव के दौर में है। बताते चले कि गाजियाबाद के हिंडल एयरबेस में भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल रमेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा, मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना मजबूत होगी और हमेशा देश की प्रभुता और हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के कारोबारियों को शिक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के लिए दिया न्योता। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रम और कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत में कारोबार करना आसान होगा और इससे किसानों को अपनी मंडी तय करने का अधिकार मिलेगा। सालाना इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और कारोबार के लिहाज से अनुकूल नीतियों के साथ भारत विदेशी निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी उपयुक्त देश के रूप में उभरा है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा एडमिट कार्ड। बताते चलें कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी हो सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को उनके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जानकारी दे दी है। जिन उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म आरआरबी द्वारा स्वीकार किए गए हैं उन्हें परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 15 दिसंबर से होगी। परीक्षा का सही टाइम टेबल जल्द ही घोषित किया जाएगा। अब तक रेलवे बोर्ड ने उम्मीदवारों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया है। रेप आरोपी पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिलेगी पीड़िता के बयानों की कॉपी। बताते चले कि शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को देने के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। इस आदेश में कहा गया था कि चिन्मयानंद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने के लिए हकदार हैं। ब्लैक होल की खोज और रहस्य खोजने वाले 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। बताते चले कि साल 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का हुआ ऐलान। ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजर पेनरोज को मिला पुरस्कार। साथ ही रेनहार्ड और एंड्रिया को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। आधी राशि जहां पेनरोज और बाकी में से आधी एंड्रिया और रेनहार्ड को मिलेगा। साथ ही आपको बताते चले कि कवि लुइस ग्लुक को मिला 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। उत्तर कर्नाटक के कुछ गांवों में नेट की पहुंच नहीं
ऑनलाइन क्लास के लिए बस स्टैंड पर बना छात्रों का ठिकाना। बताते चले कि देवल मक्की पंचायत के 3 गांव सिवड़े नागा और कोवे में इंटरनेट नहीं है। ये गांव बीजेपी नेता और सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संसदीय क्षेत्र में है। जल्द ही परीक्षाएं शुरू होगी, ऐसे में इन छात्रों के सामने दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे जहां इंटरनेट मिले उस जगह को ही पाठशाला मान ले। सोशल मीडिया पर छाया दिल्ली का बाबा का ढाबा, खाना खाने के लिए लगी भीड़, लोगों को देख आई रोते बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान। बताते चले कि एक YouTube चैनल पर दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा के ढाबा की कहानी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि एक बुजुर्ग दंपति अपने ढाबा को किस प्रकार चला रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई जगह शेयर किया जा रहा है। वहीं कई सेलिब्रिटी ने भी इसे शेयर करते हुए इनका सपोर्ट करने के लिए कहा है। वीडियो के वायरल होते ही ढाबे पर लगी लंबी कतार। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि वे 3 दिनों तक भूखे भी रह चुके हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए आया 1 अरब का चंदा। बताते चले कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों की कमी नहीं है। इस मंदिर के निर्माण के लिए अब तक अरबों रुपए का चंदा कलेक्ट हो चुका है। जदयू से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट न मिलने पर पूर्व डीजीपी ने कहा, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। बताते चले कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेकर जदयू पार्टी को ज्वाइन किया था। साथ ही उन्होंने बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी मंशा भी जाहिर की थी, लेकिन उन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि पूर्व डीजीपी न घर के रहे न घाट के। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले फेज के लिए एलजेपी ने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हाथरस केस मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहे जाने पर उठ रहे हैं सवाल। बताते चले कि मृतक युवती के परिजन जहां न्यायिक जांच की मांग पर अड़े हैं, वहीं पुलिस अब इस घटना को इतना तुल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कह रही है। यूट्यूब पे मचा मिर्जापुर 2 ट्रेलर का धमाल। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है ट्रेलर। 23 अक्टूबर को होगा रिलीज। सेंसेक्स 7 महीने बाद 40,000 अंक के ऊपर बंद। आईटी शेयरों में लगे पंख। बताते चले कि गुरुवार घरेलू शेयर बाजार लगातार छठे सत्र तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा आईटी और फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिली। इससे करीब 7 महीने बाद सेंसेक्स 40,000 अंक के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बताते चले कि टीसीएस के दूसरे तिमाही के नतीजों के बाद आईटी शेयरों में तेजी आई। बाजार की नजरें अब दूसरी कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजों पर रहेगी। वहीं आज केंद्रीय बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी पेश करेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा डे नाइट। वनडे और टेस्ट सीरीज का ऐलान। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड नंबर 29 ईगा स्वीटेक ने नंबर 2 सिमोना हालेप को हराया। वहीं स्टान वॉरिका ने एंडी मरे को हराया। जेवरेव भी दूसरे दौर पर पहुंचे। साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप डेनमार्क ओपन से हटे। कल आईपीएल T20 में हैदराबाद ने पंजाब को हराया 59 रनों से। बताते चले कि हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद की ओर से जॉनी बेयरस्टोन ने 55 गेंदों में 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं उनका साथ डेविड वार्नर ने 40 गेंदों पर 52 रन बनाकर किया। जॉनी बेयरस्टो अपने शतक से 3 रनों से चूक गए। हैदराबाद के 201 रनों के जवाब में पंजाब 16 ओवर 5 गेंद में 132 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस तरह हैदराबाद 69 रनों से जीत गया। पंजाब की ओर से निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 37 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। आज आईपीएल T20 में राजस्थान का मुकाबला दिल्ली से। दोनों ही टीमों ने अब तक 5-5 मैच खेले हैं। जहां दिल्ली 4 मैच जीती है, वहीं राजस्थान अब तक 2 ही मैच जीत पाई है। बात करें पॉइंट्स टेबल में तो दिल्ली अभी दूसरे स्थान पे है।
वहीं राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पे है। तो राजस्थान इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना चाहेगी। वहीं दिल्ली इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पे आना चाहेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर शाम 7:30 बजे से देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।